तो चलिए, अभी तक हमने जो है ITR 1 कैसे फाइल की जाती है, ITR 4 कैसे फाइल की जाती है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा। ITR 1 और ITR 4 को हमने ऑनलाइन प्रिपेयर किया और ऑनलाइन ही उसको सबमिट किया। ITR 2 और ITR 3 फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो फॉर्म्स है बेसिकली आप इन्हें ऑनलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप इनको ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे जावा यूटिलिटी के जरिए या फिर एक्सेल यूटिलिटी के जरिए। और जावा यूटिलिटी या फिर एक्सेल यूटिलिटी दोनों के ही जरिए एक XML फाइल जनरेट की जाती है और वो XML फाइल क्या है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। तो अब हम बात करेंगे ITR 2 की। तो ITR 2 के रिगार्डिंग हमने देखा था, जिस भी व्यक्ति को ITR 1 फाइल करने की परमिशन नहीं है वो ITR 2 फाइल कर सकता है। ITR 2 के अंदर बेसिकली जो आपको सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, अगर किसी भी व्यक्ति की बिजनेस या प्रोफेशन हेड के अंदर इनकम है तो ऐसे में वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में ITR 2 फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन हेड में आती है, भले ही वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर है या फिर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, दोनों ही केसेस में वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। ITR 2 फाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहां पर आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई देगा IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। तो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर जो है आप यहां पर देख पाएंगे, आपको जो है ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4, ये बेसिकली जो 4 फॉर्म्स हैं, इनके जो आपको एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। हालांकि ITR 3 के केस में अभी जावा यूटिलिटी आपको नहीं दी गई है, जो जल्द ही आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर, जिस भी ईयर के लिए आप जो है रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 के जरिए, सबसे पहले आप यहां पर वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हम फाइनेंशियल ईयर 1920, दैट मींस IT जो रिटर्न है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हम फाइल करने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा था ITR 1 और ITR 4 के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर करें और सबमिट करें, या फिर आप जावा यूटिलिटी के जरिए ऑफलाइन प्रिपेयर करें और XML फाइल अपलोड करें, या फिर एक्सेल यूटिलिटी के जरिए उसको ऑफलाइन प्रिपेयर करें और XML फाइल को अपलोड करें। लेकिन ITR 2 और ITR 3 के केस में आपको 2 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, जावा यूटिलिटी के जरिए और एक्सेल यूटिलिटी के जरिए। आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती है इन केस ऑफ ITR 2 और ITR 3। तो ITR 2 के केस में हम देखेंगे यहां पर आपको एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी, तो हम यहां पर ITR 2 के लिए यूज करेंगे जावा यूटिलिटी। ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करना है हम ITR 1, ITR 4 में सीख चुके हैं। जावा यूटिलिटी के जरिए हम ITR 2 प्रिपेयर करेंगे और अपलोड करेंगे, और एक्सेल यूटिलिटी के जरिए हम ITR 3 प्रिपेयर करेंगे और अपलोड करेंगे। इससे जो है आपके तीनों वर्जन ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर जावा यूटिलिटी और एक्सेल यूटिलिटी, ये तीनों आपके कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जावा यूटिलिटी यहां से डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आप देखेंगे ITR 2 आपकी डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद जब आप जावा यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं तो आप जहां भी उसको सेव करते हैं वो वहां पर सेव हो जाती है। हमारे केस में हमने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है ITR यूटिलिटी के नाम से, वहां पर इसको सेव किया है। यह एक जिप फाइल होती है, WinRAR जिप फाइल, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट हियर का आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है। जिन भी मेंबर्स के पास जो है WinZip सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके लिए पहले उनको WinZip सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना होगा अपने डेस्कटॉप के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखें, आपको डायरेक्टली यहां पर एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का जो ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बेसिकली अपने डेस्कटॉप के अंदर आपको लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना होता है। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक्सट्रैक्ट हियर के जरिए इस जो सॉफ्टवेयर को है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर काफी सारी फाइल्स आपके सामने आ जाती है। इनमें से आप देखेंगे यहां पर एक फाइल जो है आपको ITR 2 असेसमेंट ईयर 2020-21 जो कि एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है।
तो अगेन आपको ध्यान रखना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यह जो फाइल है यह एक जावा फाइल होती है और इसके लिए जो है आपके डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो है जावा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही यह जो आपकी एप्लीकेशन है यह रन होगी। तो चलिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर ITR2 जो है वो ओपन हो जाती है। तो जावा यूटिलिटी जब आप ओपन करते हैं कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहां पर आपको जो है काफी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव ड्राफ्ट। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये ऑप्शंस क्या है, सो दैट कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले आपको न्यू का ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप फर्स्ट टाइम जो है इस यूटिलिटी के अंदर काम करते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे में आप न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओपन, अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आपने जो भी काम किया, जो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया उसको आपने कहीं पर सेव किया है, तो ऐसे में ओपन के जरिए आप उस सेव फाइल को फिर से ओपन कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे ही आप अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने वाले होते हैं, तो आपको यहां पर सेव बटन पर क्लिक करना होता है। सेव बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक XML फाइल आपकी जनरेट हो जाती है और वही XML फाइल आपको इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया गया सेव ड्राफ्ट का। सेव ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग द वर्किंग, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं इस जावा सॉफ्टवेयर के जरिए, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप वर्किंग कर लेते हैं तो वर्किंग के दौरान आपको कहीं जाना होता है या फिर आप जो है किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ऐसे में आपने जितनी भी वर्किंग की वो आप सेव ड्राफ्ट के जरिए सेव कर सकते हैं। ये जनरली तभी ऑप्शन यूज किया जाता है जब आपकी वर्किंग जो है अधूरी है, उसके अंदर अभी आपको काम करना बाकी है और आप जो है बाद में उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सेव ड्राफ्ट के जरिए ड्राफ्ट जो है आप अपना सेव कर सकते हैं। प्रीफिल, अगर आपको ध्यान है, जब हमने इनकम टैक्स पोर्टल को समझा था, जहां पर हमने देखा था क्या क्या आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया था प्री-फिल्ड XML यूटिलिटी। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऑफलाइन जावा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी के जरिए अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो प्री-फिल्ड XML यूटिलिटी वाला ऑप्शन है आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगेन वही, जब हम इनकम टैक्स पोर्टल से प्री-फिल्ड XML यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे तो यहां पर जो है हम उसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोफिल रहेगी, प्रीफिल रहेगी, आपको जो है एंटर नहीं करनी होगी। तो यहां पर जब आप प्रीफिल पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया भी जाएगा कि प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड गो टू माई अकाउंट, डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, द डाउनलोडेड XML कैन बी इंपोर्टेड टू प्रीफिल द डाटा। तो बेसिकली यहां पर आपको बताया जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, वहां पर माई अकाउंट के अंदर आपको एक डाउनलोड प्रीफिल्ड XML का ऑप्शन दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें और यहां पर इंपोर्ट करें, ओपन करें, तो आप देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रीफिल्ड है, आपको जो है उनको फिल नहीं करना होगा। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है रिकैलकुलेट का। तो अगर मान लीजिए आप जो है अपनी वर्किंग करते हैं और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको कोई मान लीजिए कोई डेटा जो है चेंज करना पड़ जाता है और उसके बाद आप फिर से जो है अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में रिकैलकुलेट बटन पर क्लिक करके आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को जो है रिकैलकुलेट कर सकते हैं। सबमिट का यहां पर ऑप्शन दिया गया है। सबमिट का ऑप्शन बेसिकली यहां पर इसलिए दिया गया है कि जब आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है यहीं से आपकी फाइल हो जाती है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपसे आपकी इनकम टैक्स जो है यूजर आईडी और पासवर्ड यहीं पर आपसे पूछा जाएगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी यूटिलिटी के जरिए आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। आपको अलग से जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होती है।
फिर यहाँ पर एक प्रीव्यू का आपको ऑप्शन दिया गया है। प्रीव्यू का ऑप्शन बेसिकली इसलिए दिया गया है आपको कि आप देखना चाहते हैं कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की है वो आपने किस तरह आपने जो भी डाटा इनपुट किया है वो आपका दिखाई देता है। अगर मान लीजिए आपको चेक करना चाहते हैं सो दैट कि आप फाइनली जब अपनी रिटर्न फाइल करें उससे पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और चेक करें कि आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो आपने सही सही एंटर किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉरवर्ड और जो है बैक का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे आपको टैब दिए जाते हैं, तो इन टैब्स को आप यहां से फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे वाले टैब पर जा सकते हैं, या फिर पीछे वाले टैब पर जाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारी टैब्स दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला टैब यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस का दिया गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बताई गई है। ये वही इंस्ट्रक्शंस है जो हमने ITR 1 और ITR 4 फाइल करते हुए आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगेन यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर होम बटन का टैब दिया गया है। होम बटन पर आप देखेंगे बहुत सारे शेड्यूल यहां पर आपको दिए गए हैं, शेड्यूल नेम्स, शेड्यूल डिस्क्रिप्शंस और शेड्यूल सिलेक्शन। तो अगेन यहां पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनकम अंडर दी 5 हेड्स जो आपकी होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। बाकी 4 हेड्स के लिए आप जो है ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको वही शेड्यूल्स आपको दिए गए हैं। मान लीजिए आपके केस में जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहां से जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल को यहां पर नो करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर नो करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाले टैब में आपको यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैब जो है रिमूव कर दिया जाता है। शेड्यूल S है सैलरी के लिए, शेड्यूल CG है कैपिटल गेन के लिए। अभी यहां पर इस इन बिटवीन जो है आपको हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल दिखाई दे रहा था, अब यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आप इसको अगेन यस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर शेड्यूल HP, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन शेड्यूल्स को अच्छे से रीड करना है और आप के केस में जो जो शेड्यूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज आप सिलेक्ट करेंगे नो। फॉर एग्जांपल आपके केस में इनकम फ्रॉम सैलरी अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप यहां पर कुछ भी ना करें, सभी ऑप्शंस यस रहेंगे, लेकिन जिस भी शेड्यूल में आपकी इनकम है, जिस भी शेड्यूल में आपके केस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो शेड्यूल आप फिल करेंगे, बाकी को आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पर हम सभी शेड्यूल्स को यस करके चल रहे हैं सो दैट कि एक ओवरव्यू आपको दिया जा सके कि किस शेड्यूल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई हैं। उसके बाद यहां पर आपका आता है पार्ट A जनरल। तो हमने देखा था ITR 1 और ITR 4 के केस में आपका जो पार्ट A होता है जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन आपकी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आपकी जो है फाइलिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रीफिल्ड रहती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप जावा यूटिलिटी को रन करते हैं तो यहां पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं होती है। तो इसके लिए हम जो है प्रीफिल XML यूटिलिटी का यूज करते हैं। तो चलिए उस यूटिलिटी को एक बार यूज करके देखते हैं सो दैट कि हमें पता लग सके कि वो प्रीफिल्ड ऑप्शन जो है हमें कितना बेनिफिट देता है, कितनी हमारी वर्किंग को रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए जिस भी व्यक्ति की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति के इनकम टैक्स पोर्टल अकाउंट में लॉगिन करना है। तो अगेन www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन हियर का ऑप्शन यूज करते हुए यहां पर आपको जो है लॉगिन करना है। और लॉगिन जब आप करेंगे तो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, वो यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहां पर एंटर करते हैं। ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह आप अपनी जो है इनकम टैक्स यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और यहां पर माई अकाउंट्स के अंदर आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड XML का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप डाउनलोड प्रीफिल्ड XML पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। पैन नंबर और जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप जो है अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में हम असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कौन सा ITR फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं। तो राइट नाउ ITR 1, 2, 3, 4 यही फॉर्म
4 फॉर्म्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं, लेकिन लेटर ऑन आप देखेंगे यहां पर ITR 5, ITR 6 और ITR 7 का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर ITR 1 जो है हम ITR 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ITR 2 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल के रिगार्डिंग आपको काफी सारी डिटेल्स बताई गई है कि प्रीफिल्ड एक्सएमएल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आपकी जो है आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये भी ऑलरेडी हम जो है अपने ITR 1 और ITR 4 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा यहां पर बैंक अकाउंट्स आपकी डिटेल्स दिखाई जाती है कि कौन कौन से बैंक अकाउंट आपकी जो रिटर्न्स के अंदर आप जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लास्ट रिटर्न के अंदर आपने फाइल किए थे, और करंट ईयर के अंदर अब आप कौन सा जो है बैंक अकाउंट नंबर यहां पर जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, और अगेन यहां पर किस बैंक अकाउंट के अंदर आप जो है अपना इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट कराना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, वो आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं। हालांकि यह ऑप्शन जब आप जावा यूटिलिटी के अंदर ये जो है रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, वहां पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट के अंदर आप जो है अपना इनकम टैक्स रिफंड रिसीव करना चाहते हैं। तो यहां पर आप डाउनलोड एक्सएमएल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड एक्सएमएल पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक कंसेंट आपसे ली जाती है, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर जो आपकी एक्सएमएल है वो जो है डाउनलोड हो जाती है। अब हम इस एक्सएमएल को जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे जावा यूटिलिटी के अंदर। तो चलिए, अभी तक हमने देखा कि जो आपका पार्ट ए है जनरल इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कोई भी डिटेल्स यहां पर अभी तक नहीं दी गई जब आप जावा यूटिलिटी को रन करते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया, जो है एक्सएमएल प्रीफिल्ड एक्सएमएल को डाउनलोड किया अपने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन अकाउंट से, और वो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर ओपन बटन पर आप क्लिक करते हैं, और जहां पर भी आपने जो एक्सएमएल फाइल है उसको डाउनलोड किया है, प्रीफिल्ड एक्सएमएल फाइल को वहां से आप इंपोर्ट करेंगे। आपके सामने आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड द डाटा यू सेव्ड, रिक्वेस्ट यू टू रिव्यू एंड रिकैलकुलेट। तो यहां पर जो आपका डाटा है वो जो है इंपोर्ट कर लिया गया है। तो जब अब आप पार्ट ए पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है प्रीफिल ऑटोफिल जो है आ जाती है उस एक्सएमएल यूटिलिटी की वजह से। वो जो एक्सएमएल आपने डाउनलोड किया प्रीफिल्ड एक्सएमएल, उसकी वजह से जो है आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अब ऑटोफिल रहेंगी। आपका नाम है, पेन नंबर है, स्टेटस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आप देख पाएंगे कि वो आपकी अब ऑटोफिल है, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप उनके अंदर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप उनको चेंज कर सकते हैं। पार्ट ए के अंदर जो है आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रीफिल हो चुकी है। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको फाइलिंग स्टेटस, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं कौन से सेक्शन के तहत फाइल कर रहे हैं, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न, अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई रिटर्न, और अगर आप जो है आप जो टाइम लिमिट जाने के बाद जो है कंडोनेशन एप्लीकेशन की वजह से जो आपकी अप्रूव हुई है उसकी वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, हमारे केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 7th प्रोविजो की वजह से तो जो रिटर्न है वो फाइल नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप 7th प्रोविजो की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। 7th प्रोविजो को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स बताई गई। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवलिंग पर खर्च करते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा, और अगर आप करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराते हैं तो इन दैट सिचुएशन जो है आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम निल हो। तो यहां पर हम नो करेंगे क्योंकि हमारे केस में 7th प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके केस में 7th प्रोविजो एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, और किस रीजन की वजह से 7th प्रोविजो एप्लीकेबल है वो रीजन आप यहां पर बताएंगे। उसके बाद
उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे में जो ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न आपको बतानी होगी, और अगर आप किसी नोटिस की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस नोटिस का जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो हमारे केस में रेजिडेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। और यहां पर आपसे पूछा जाता है आप रेजिडेंट कौन सी कंडीशन की वजह से है, तो हमारे कोर्स में अभी तक हमने डिस्कस किया था कि दो कंडीशंस आपको देखनी होती है रेजिडेंट होने के लिए, एक तो होती है 182 डेज की और एक होती है 60 डेज प्लस जो है 365 डेज। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, हमारे केस में पहली कंडीशन की वजह से ही हम जो है रेजिडेंट बन जाते हैं, तो ऐसे में हमें दूसरी कंडीशन के लिए देखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं अंडर सेक्शन 115H तो वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो रहेगा। अगर आप जो है गवर्न्ड बाय पोर्चुगीज सिविल कोड, बेसिकली क्या होता था, देखिए पहले जो पुर्तगालीज होते थे, जो गोवा में बेसिकली है जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, इस केस में क्या था, इस केस में जो है इनकम टैक्स के अंदर एक बेनिफिट दिया गया है, जो भी व्यक्ति जो पोर्चुगीज सिविल कोड के अंडर आता है उस केस में क्या होता है, उसकी जो इनकम होती है वो उसके स्पाउस के साथ शेयर कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जो हूं वो पोर्चुगीज सिविल कोड के अंदर आता हूं और मान लीजिए मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, तो ऐसे में क्या किया जाता है, मेरी इनकम को मेरी स्पाउस मेरी वाइफ के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो 2,50,000 रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल होते हैं, 2,50,000 रुपए जो है मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। जनरली आपको ये जो देखने को नहीं मिलेगा, ये बेसिकली कुछ सिलेक्टेड एरिया जो है बेसिकली गोवा के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, और वो भी वो व्यक्ति जो पोर्चुगीज सिविल कोड के अंडर आता है, तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जो है अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हमारे केस में जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सेल्फ फाइलिंग है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, वो डिटेल आप यहां पर देंगे, हमारे केस में नो है, लेकिन अगर आपके केस में यस है तो आपको यहां पर डिटेल देनी है, नेम ऑफ द कंपनी जिस कंपनी में वो डायरेक्टर रहे, टाइप ऑफ द कंपनी कौन सी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, कंपनी का पैन नंबर आपको देना होगा, उस कंपनी के शेयर किसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या नहीं वो आपको बताना होगा। और डायरेक्टर के केस में जैसे नॉर्मली होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, डायरेक्टर के केस में एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि कंपलसरी, अगर आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं तो आपको जो है कंपलसरी ऑब्टेन करना होता है, लेना होता है। तो अगर आप डायरेक्टर रहे हैं तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको यहां पर मेंशन करना होगा। उसी तरह अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आपके शेयर्स है, आप ओनर है, शेयर होल्डर है, तो आप वहां पर उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। हमारे केस में कोई भी जो है अनलिस्टेड शेयर्स हमने होल्ड नहीं किए हैं। ध्यान रखें यहां पर बात की जा रही है अनलिस्टेड शेयर्स की, लिस्टेड शेयर्स की यहां पर कोई बात नहीं की जा रही है। तो जिस भी अनलिस्टेड कंपनी के आपने शेयर्स होल्ड किए हैं उसका नाम आप यहां पर बताएंगे, टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, पैन नंबर क्या है, कितने शेयर्स आपने ओपनिंग जो आपने साल के शुरुआत में थे आपके पास, कितने शेयर्स आपने जो है और उनकी कॉस्ट क्या थी, और कितने शेयर्स आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किए, किस प्राइस पर एक्वायर किए, और कितने शेयर्स आपने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर कर दिए, सेल कर दिए, और आपके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या बचता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो डिटेल्स आपको सारी यहां पर देनी होगी। ध्यान रखें ओनली इन केस ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। चलिए ये तो थी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन जो पार्ट ए के अंदर जो आपसे ली जाती है। अगर आप प्रीफिल्ड एक्सएमएल का यूज करते हैं तो ये आपकी डिटेल सारी प्रीफिल्ड रहती है। अगर आप प्रीफिल्ड एक्सएमएल का यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपका जो प्रीफिल्ड एक्सएमएल है ही नहीं इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी मैन्युअली। चलिए उसके बाद पार्ट ए हमारा फिल हो चुका है। उसके बाद आता है शेड्यूल एस। शेड्यूल एस के अंदर आपको जो है सैलरी इनकम की डिटेल यहां पर देनी होती है। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपने सैलरी इनकम रिसीव की है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, मान लीजिए हमारे केस में जो नेम है वो है श्री विष्णु इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर है, अदर्स है। तो हमारे केस में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा। 10 नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है यहां पर फिल कर सकते हैं। हालांकि जो है
ऑप्शनल है, लेकिन अगर टैक्स डिडक्ट किया गया है तो यह जो आपका मैंडेटरी है और आपके फॉर्म 26 एएस से आप यहां पर जो है इसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर यहां पर आपसे पूछा गया है, तो जो भी एम्प्लॉयर का एड्रेस है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। सिटी आप यहां पर मेंशन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टेट जो है आपका, एम्प्लॉयर का स्टेट यहां पर पूछा गया है, पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद सैलरी की डिटेल्स आपसे यहां पर मांगी गई है, सैलरी एज पर 17 सबसेक्शन 1। तो देखिए ऑलरेडी हम ITR 1 ITR 4 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी हेड को फॉर्म 16 को हमने बहुत डिटेल में समझा था, तो यहां पर हम जो है कम अपना समय लगाएंगे जो सैलरी के रिगार्डिंग, क्योंकि सैलरी के रिगार्डिंग एक अच्छा खासा टाइम हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। तो यहां पर आपको जो है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो है अपनी सैलरी डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। हमारे केस में जो है बेसिक सैलरी है, कोई भी अलाउंसेस यहां पर नहीं दिए गए हैं। 4,80,000 रुपए की सैलरी यहां पर दी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा। उसके अलावा और कोई HRA क्लेम नहीं किया गया है और कोई भी डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 16 क्लेम नहीं की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट की जाती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर कैलकुलेट कर दी गई है और जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाती है वो 4,30,000 रुपए आ जाती है। यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आपके केस में HRA एप्लीकेबल है, परक्विजिट्स एप्लीकेबल है, तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपने इस शेड्यूल को फिल करेंगे। हम ज्यादा समय इसलिए व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ITR 1 और ITR 4 के अंदर डिटेल में हम इन चीजों को समझ चुके हैं। किस तरह आप डिडक्शंस क्लेम करेंगे, किस तरह आप एग्जम्पशंस क्लेम करेंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमारे केस में वैसे भी कोई डिडक्शन या एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं है, सिवाय एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के, जो कि 50,000 रुपए की आपको मिलती है। तो हमारी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाती है 4,30,000 रुपए। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल आता है कैपिटल गेन, उससे पहले शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर आपसे डिटेल्स मांगी गई है। अगर आपके केस में रेंटल इनकम है तो आप जो है ITR 2 के अंदर जो है डिटेल्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है उस रेंटल इनकम को जो है एंटर करेंगे। यहां पर आपसे एड्रेस पूछा गया है प्रॉपर्टी का, जिस भी प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो ओनर है, तो यहां पर पूछा गया है क्या वो जॉइंटली ओन्ड है। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ द्वारा जॉइंटली ओन्ड है तो पूछा जाता है कि आपका शेयर कितना है, क्योंकि ध्यान रखें जितना आपका शेयर है उतनी ही रेंटल इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हस्बैंड वाइफ जॉइंट ओनर है और दोनों कुल मिलाकर जो रेंट रिसीव होता है वो 1 लाख रुपए महीना रिसीव होता है, साल का 12 लाख रुपए का रेंट रिसीव होता है टेनेंट से, किराएदार से। तो ऐसे में ध्यान रखें जितनी आपकी ओनरशिप है, मान लीजिए हस्बैंड की ओनरशिप है 50%, वाइफ की ओनरशिप है 50%, तो ऐसे में 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए अलग अलग टैक्सेबल होंगे दोनों के हाथ में। तो ध्यान रखें यहां पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आपसे पूछा गया है, सेल्फ है, माइनर है, स्पाउस है, अदर्स है। तो सेल्फ अगर आप खुद हैं, माइनर है अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, तो ध्यान रखें क्लबिंग कर दी जाती है सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, तो आप यहां पर माइनर सेलेक्ट करेंगे। अगर स्पाउस की वजह से क्लबिंग है तो स्पाउस सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहां पर इस प्रॉपर्टी को ओन्ड, दैट मीन जॉइंटली ओन्ड, तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे यस, अगर आप जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी ओन करते हैं। अगर आप जॉइंटली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जो है 100% शेयर आपके ही नाम पर है, तो आप यहां पर नो सेलेक्ट करेंगे। और अगर अदरवाइज जॉइंटली ओन्ड है तो यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना होगा उसके अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कितना हिस्सा है। हो सकता है आपका जो हिस्सा है वो 30% हो सकता है आपका हिस्सा 50% हो सकता है आपका हिस्सा 70% हो। तो ऐसे में यहां पर नेम ऑफ द को-ओनर्स पूछा गया है, तो वो आपको यहां पर देना होगा, पेन नंबर आपको बताना होगा, आधार नंबर ऑफ को-ओनर्स बताना होगा, और परसेंटेज कितना किसने होल्ड किया है वो आपको यहां पर डिटेल देनी होगी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है अगर आप जो है उसको अपने रहने के लिए यूज करते हैं। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करते हैं तो ग्रोस एनुअल नील हो जाती है, और ऐसे में आप जो है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड और इंटरेस्ट पेड की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लेट आउट है, आपने रेंट पर दी है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने देखा था आपको कैलकुलेट करनी होती है। उसके लिए हमने देखा था प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, जितनी रेंटल इनकम रिसीव करते हैं उतनी रेंटल इनकम यहां पर टैक्स करते हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा था, जब हमने जो प्रोविजंस को पढ़ा था, कानून को पढ़ा था, कानून के अंदर जो है बेसिकली 3 तरह के आपको रेंटल वैल्यू आपको निकालनी होती है। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी होती है, और एक जो है रीजनेबल वैल्यू निकालनी होती है, और एक जो है एक्चुअल रिसीव्ड निकालनी होती है। और उन तीनों को आप कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो
ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी यहां पर टैक्सेबल होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिए आप जो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को रेफर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लेट आउट सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने रेंट पर दी हुई है तो आप लेट आउट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप खुद के रहने के लिए यूज करते हैं तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे में हमने देखा था अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आप रेंट पर नहीं देते हैं, वेकेंट है, खाली है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट, कि यह मानते हुए कि वह किराए पर दी गई है, एक नोशनल रेंटल वैल्यू को टैक्स किया जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके केस में ऑप्शन एप्लीकेबल है। हमारे केस में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम नहीं है, यह सिर्फ आपको बताने के लिए बताया गया है। तो अगर आप मान लीजिए यहां पर लेट आउट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पर टेनेंट्स की डिटेल देनी होगी। अगर आप यहां पर जो है नेम ऑफ द टेनेंट, पेन नंबर ऑफ द टेनेंट, आधार नंबर ऑफ द टेनेंट, इफ अवेलेबल पेन 10 ऑफ द टेनेंट, अगर आप जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में जो है अगर टेनेंट के पास 10 नंबर है वो आप फॉर्म 26 एएस से जो है देख सकते हैं, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर आपके केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करेंगे, और उस केस में कोई भी टेनेंट की डिटेल आपसे यहां पर नहीं पूछी जाती है। और इन केस ऑफ आल्सो डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट का भी मतलब यही होता है कि आपने जो है रेंट पर नहीं दी है, वेकेंट है, खाली है, लेकिन उसको मानते हुए कि रेंट पर दी गई है, तो एक नोशनल वैल्यू जो है टैक्स की जाती है। इन दैट सिचुएशन भी आपसे जो टेनेंट की वैल्यू नहीं पूछी जाती है। उसके बाद यहां पर आप जो है एंटर करते हैं ग्रोस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो जो भी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आती है वो हमने देखा था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद हमने देखा था 2 डिडक्शन मिलती है, एक तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की जो कि पेमेंट बेसिस पर आपको अलाउ की जाती है, वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। दूसरा हमने किया था जो आपका रेंट है वो आपको रिसीव नहीं होता है और आप उसके लिए जो है रीजनेबल स्टेप्स लेते हैं, तो वो जो बेड डेट्स, जो बेसिकली जो आपका रेंट, जो अनरियलाइज्ड रेंट है, वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था और 2 डिडक्शंस आपको दी जाती है 30% ऑफ द रेंटल वैल्यू। तो जितना आपका ग्रोस एनुअल नेट एनुअल वैल्यू आती है, रेंटल वैल्यू आती है, उसका सीधा 30% की आपको डिडक्शन दी जाती है। जैसे सैलरी के केस में 50,000 रुपए की डिडक्शन दी जाती है, यहां पर परसेंटेज के अंदर डिडक्शन दी गई है 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। और उसके अलावा अगर आपने जो है कोई होम लोन लिया है और उस होम लोन पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट को भी आप यहां पर जो है डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। हमने देखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन दी जाती है। लेट आउट के केस में जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उतनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और इस तरह यहां पर आपकी जो है इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू, यहां पर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल वैल्यू है तो आप यहां पर ऐड प्रॉपर्टी करेंगे और उसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू जो है, रेंटल डिटेल्स है, वो आप यहां पर फिल करेंगे। तो इस तरह आपको शेड्यूल जो है हाउस प्रॉपर्टी फिल करना है। उसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन। शेड्यूल कैपिटल गेन बेसिकली हमने देखा था इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, बहुत सारी कैपिटल एसेट्स होती है जिनको आप ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो ऐसे में या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। तो आपके केस में अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो अगर कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो वो आप शेड्यूल सीजी, शेड्यूल कैपिटल गेन के तहत जो है उसकी डिटेल्स यहां पर फिल करेंगे। हमने देखा था कि 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है, फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस जो है आपका रहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपकी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने देखा था फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो वहां पर इंडेक्सेशन करना होता है और माइनस करते हैं हम सेलिंग एक्सपेंसेस। इस तरह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। तो यहां पर बेसिकली आपको देखना है कि आपके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर दिखाया गया सबसे पहले पार्ट ए के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप वो डिटेल्स यहां पर एंटर करेंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी हमें देखना होगा कि कौन सी कैपिटल एसेट ट्रांसफर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। क्या हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग
इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, क्या हमने शेयर्स का ट्रांसफर किया है, क्या हमने ज्वेलरी का ट्रांसफर किया है, क्या हमने पेंटिंग्स का ट्रांसफर किया है। तो बेसिकली आपको देखना होगा कौन सी कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर की है और अकॉर्डिंगली उसी हेड में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले यहां पर दिया गया है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर आपके केस में लैंड एंड बिल्डिंग की सेल हुई है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो यहां पर आप उसके रिगार्डिंग फुल वैल्यू कंसीडरेशन यहां पर एंटर करेंगे। फुल वैल्यू कंसीडरेशन आप यहां पर एंटर करेंगे। मान लीजिए 5 लाख रुपए की सेल की गई है। उसके बाद ध्यान रखें इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो फुल वैल्यू कंसीडरेशन होता है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। मैंने आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी होती है जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको बताती है जिस वैल्यू पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। अगर आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन उस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो यहां पर फुल वैल्यू कंसीडरेशन आपका लिया जाएगा वैल्यू एज पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन उस स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग जो वैल्यू आती है उससे ज्यादा है तो आपकी जो वैल्यू है फुल वैल्यू कंसीडरेशन उसी को फुल वैल्यू कंसीडरेशन ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दो वैल्यू आपसे पूछी गई है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितने में आपने एक्चुअली सेल किया और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग यहां पर सेक्शन 50C को आप रेफर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू जो है 1.05 दैट मींस 5% से ज्यादा नहीं है तो इन दैट केस जो है आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन जो है एक्चुअल सेल्स को ही फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी एक्चुअल सेल हुई 5 लाख रुपए की और स्टैंप ड्यूटी के वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वहां की वैल्यू थी 5,20,000। तो ऐसे में हमने देखा कि जो वेरिएंस है वो सिर्फ 5% तक ही लिमिटेड है, 5% से भी कम है तो ऐसे में एक्चुअल सेल को ही फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाता है। उसके बाद डिडक्शन जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बताया था, परचेज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी आपने इंप्रूवमेंट पर खर्च किया है वो, और उसके अलावा एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। तो बेसिकली जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यहां पर लेस करते हैं। उसके बाद जो आपका कैपिटल गेन निकल कर आता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आता है। हमारे केस में लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो है कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो हम यहां पर वैल्यू को नील कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है, हमने डिडक्शंस स्टडी की थी, डिस्कस की थी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के तहत, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54BBA, तो हमने बहुत सारी डिडक्शंस वहां पर डिस्कस की थी। अगर आप उनमें से किसी भी डिडक्शन के तहत आपको उस डिडक्शंस की कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी और अगर आप किसी भी डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है और आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो डिटेल्स आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद short term capital gain from sale of equity shares or unit of equity mutual funds or unit of a business trust on which STT is paid। तो अगर आपने मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल किया है डीमेट अकाउंट के जरिए और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो वो उसकी डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे। तो हमारे केस में बेसिकली क्या है, हमने जो है शॉर्ट टर्म इक्विटी लिस्टेड शेयर्स को जो है सेल किया था, उस केस में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, उसकी डिटेल हमें यहां पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारे केस में हमने कुछ शेयर्स को जो है सेल किया जो कि इक्विटी लिस्टेड शेयर्स हैं। यहां पर उनकी सेल वैल्यू दी गई है आपको, टोटल जो सेल वैल्यू है 1,65,781 रुपीज और ये बाइंग वैल्यू है जितने पे हमने उसको परचेज किया 163,613। तो यहां पर हमारा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 2,168 रुपीज। तो 2,168 रुपए का यहां पर हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ है जो हम क्या करेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये आपको अपने डिपॉजिटरी से मिल जाती है। जिस भी एजेंसी के पास, जिस भी डिपॉजिटरी के पास आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है वहां से आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलती है। वो आप पूरे साल भर के लिए जितनी भी आपने ट्रेडिंग की, सेल की, परचेज की, वो डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें हमारे डिपॉजिटरी से रिसीव हुई है जिसमें आपकी बाइंग वैल्यू बताई गई, सेलिंग वैल्यू बताई गई,
एवरेज बताया गया और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना प्रॉफिट आपको अराइज हुआ है। तो हमारे केस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 2168 रुपए आ जाता है। तो ये आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आप जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के तहत जो है टैक्स करेंगे। तो चलिए यहां पर, तो सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमने देखा था अगर इक्विटी लिस्टेड शेयर्स हैं तो यहां पर 111A के तहत टैक्सेबल होते हैं, और अगर किसी फॉरेनर्स के द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो यहां पर वो जो है सेक्शन 115AD के तहत टैक्सेबल रहेंगे। तो हमारे केस में सेक्शन 111A के तहत ये टैक्सेबल रहेंगे। तो यहां पर हमने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद आपसे यहां पर पूछा गया है फुल वैल्यू कंसीडरेशन। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन जो है आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना रहा, तो यहां पर 165,781, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर 2168 रुपए का जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी लिस्टेड शेयर्स आ जाता है। ध्यान रखें कि जो आप एसटीटी पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, वो आप यहां पर लेस नहीं करते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको एसटीटी पेड की जो है एक्सपेंडिचर अलाउ की जाती है, लेकिन इन केस ऑफ कैपिटल गेन के तहत आपको जो है एसटीटी पेमेंट की कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो चलिए यहां पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे और बहुत सारे, अगर कोई भी कैपिटल एसेट जो आपकी जो है ट्रांसफर होती है तो वो आप यहां पर जो है फिल करेंगे। फॉर नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग एन एफआई, जहां पर जो है सेल की गई है शेयर्स की, डिबेंचर्स की ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो वो डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके अलावा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1, A2, A3, A4, तो अगर इनके अलावा और कोई कैपिटल एसेट है जो आपने ट्रांसफर की है और वो आपकी A1, A2, A3, A4 में कवर नहीं होती है, तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके रिगार्डिंग फुल वैल्यू कंसीडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, और जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो आप यहां पर लेस करेंगे और अकॉर्डिंगली जो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी तक हमने जो किया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 9 के अंदर बी पार्ट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल दी गई है। तो अब यहां पर जो है अगर मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपके केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत जो है फुल वैल्यू कंसीडरेशन एंटर करेंगे, और जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां पर आपकी रहती है, वो आप यहां पर लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है ये ऑलरेडी जो है हम अपने इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली देखिए आपको करना क्या है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, और वो डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है। अगर आप जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन को अच्छे से समझ पाते हैं तो यहां पर वो डिटेल्स एंटर करना आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। उसके बाद एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहां पर एक बाइफिकेशन देनी होती है। बाइफिकेशन ये देनी होती है कि जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, वो किस क्वार्टर के अंदर, बेसिकली जो है एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च। वो इसलिए आपसे उसका ब्रेकअप मांगा गया है। मान लीजिए मेरे केस में ये 2168 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, अब मुझे क्या करना होगा, इस 2168 रुपए का क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा कि किस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि आप सब जानते हैं कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आपकी होती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, और एडवांस टैक्स के अंदर हमने देखा था एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली पे करना होता है, सो दैट कि आप जो है यहां पर क्वार्टर मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो आपकी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। तो इसलिए यहां पर आपको जो है जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो एक ब्रेकअप यहां पर आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है वो किस क्वार्टर में अराइज हुआ है। तो यहां पर आपको पहले देखना होगा कि आपको किस हेड के अंदर कैपिटल गेन अराइज हुआ है। हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, तो हम यहां पर हमारे केस में जो है थर्ड क्वार्टर के अंदर ये जो 2168 रुपए का प्रॉफिट है, ये जो कैपिटल गेन है ये अराइज हुआ है।
तो यहां पर हम एंटर करेंगे। आपको अपने केस में देखना होगा कि आप किस हेड के अंदर जो है आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल है, और अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि किस क्वार्टर के अंदर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है। तो जो डेट ऑफ सेल है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि जिस भी क्वार्टर के अंदर आपने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है उस क्वार्टर के अंदर आपका जो है कैपिटल गेन अराइज होता है, और उसकी डिटेल्स आप यहां पर क्वार्टरली देंगे। तो चलिए, इस तरह बेसिकली आप इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन जो है फिल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आपके केस में कौन सी कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है, आपको वो जो डिटेल सिलेक्ट करनी होगी और उसके अंदर अपना फुल वैल्यू कंसीडरेशन जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंटर करने होंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको इंडेक्सेशन भी करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको कैपिटल गेन फिल करना है। उसके बाद शेड्यूल 112A, शेड्यूल 112A के अंदर बेसिकली जब आप लॉन्ग टर्म इक्विटी लिस्टेड शेयर्स जो ट्रांसफर करते हैं उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी होती है। तो बेसिकली अगेन आप जो अपने डिपॉजिटरी से डीमेट अकाउंट जो होल्डर है, जहां पर आप होल्ड करते हैं, उससे अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो है ISIN इंटरनेशनल जो है सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। नेम ऑफ द शेयर्स, जिस भी शेयर्स के आप नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपने ट्रांसफर किए वो आप यहां पर एंटर करेंगे। सेल प्राइस क्या रहा, टोटल सेल वैल्यू का क्या रही, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस प्राइस पे आपने परचेज किया वो। और उसके बाद यहां पर इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट्स वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018, ध्यान रखें मैंने आपको बताया था इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के तहत कि जब आप 1 फरवरी 2018 से पहले जो है इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 31 जनवरी 2018 को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आप यहां पर ले सकते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है 31 जनवरी 2018 को कितनी थी, उसके बाद टोटल फेयर मार्केट वैल्यू आपकी यहां पर आ जाती है, और जो भी आपने सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो आप यहां पर डिटेल देंगे, टोटल डिडक्शंस, और इस तरह जो है आपका बैलेंस आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने देखा था अप टू ₹1 लाख आपका एग्जेम्प्ट रहता है, ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज जो है आपका टैक्सेबल रहता है एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद आप यहां पर आता है शेड्यूल 115AD, जो कि बेसिकली नॉन रेजिडेंट फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके केस में एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद हमारा आता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर हमने बताया था जो भी आपके अदर सोर्सेज इनकम जो है वो आप यहां पर टैक्स करेंगे। हमने देखा था ITR 1 के केस में आपको कैजुअल इनकम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो ITR 2 के अंदर आप जो है कैजुअल इनकम जो है यहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके केस में कोई भी कैजुअल इनकम है, लॉटरी से आपने कोई पैसा जीता है, हॉर्स रेस से आपने कोई पैसा जीता है, या फिर कोई गेम शो आपने जीता है, तो वो आप यहां पर टैक्स कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है डिविडेंड। डिविडेंड के रिगार्डिंग बताया गया नॉट एग्जम्प्ट। तो हमने देखा था डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होती है, ओवर एंड अबव ₹10 लाख जो है टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 10%। तो जो 10 लाख से अबव है वही यहां पर आएगी। 10 लाख रुपए तक की जो आपकी एग्जम्प्ट है वो आप एग्जम्प्ट इनकम शेड्यूल के अंदर मेंशन करेंगे। तो हमारे केस में कोई भी डिविडेंड इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है, वो यहां पर आप एंटर नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, डिविडेंड इनकम जो टैक्सेबल है वही आप यहां पर एंटर करेंगे। मान लीजिए हमारे केस में 11 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम है, तो 10 लाख रुपए की एग्जम्प्ट है वो हम एग्जम्प्ट इनकम में डिक्लेयर करेंगे, और 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम यहां पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन हमारे केस में कोई भी डिविडेंड इनकम नहीं है तो हम इसको 0 कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इंटरेस्ट इनकम। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, या फिर एनी अदर सोर्सेज, तो बेसिकली जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। हमारे केस में जो है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 703, तो 703 रुपए का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, 4099 रुपए का इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है 300 रुपीज। तो ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है। आपके केस में अगर इंटरेस्ट इनकम और कहीं से भी आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो आप अदर्स हेड के अंदर जो है इंटरेस्ट के अंदर आपको पार्ट B के अंदर अदर हेड के अंदर जो है आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई अदर इनकम है, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। तो हमने देखा था जो रेंटल इनकम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती है वो आपकी रेंटल इनकम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। उसके अलावा कोई गिफ्ट से, जो हमने देखा था 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट आपको रिसीव होता है तो फुल वैल्यू जो है आपकी टैक्सेबल होती है, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो ये
अगर आपने सभी 5 हेड्स को अच्छे से रीड किया है तो आपको ये जो डिटेल्स है फिल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, और अगर उसमें डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन जो है फुल वैल्यू जो है आपकी टैक्सेबल रहती है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके अलावा और कोई ऐसी इनकम है जो आपकी अबव जो हेड्स के अंदर नहीं बताई गई है तो वो आप यहां पर जो है अदर इनकम हेड में ऐड करके उसको जो है एंटर कर सकते हैं। और उसके नीचे आपकी यहां पर दी गई है कैजुअल इनकम जो आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, जिसमें आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा आपको दी जाती है। उसके अलावा कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, अनएक्सप्लेन्ड मनी होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इन दैट सिचुएशन वो भी आपकी यहां पर टैक्सेबल रहती है। तो इस तरह आप जो है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज को फिल करेंगे। हमारे केस में जितनी भी इनकम थी वो हमने ऑलरेडी फिल कर ली है। आपको अपने केस के अकॉर्डिंग यहां पर देखना होगा कि कौन सी इनकम जो है आपके हैंड में टैक्सेबल है और वो अकॉर्डिंगली आप यहां पर जो है टैक्स करेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज हेड के बाद आपका नेक्स्ट हेड आता है शेड्यूल करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। तो अगर मान लीजिए करंट ईयर में आपका कोई लॉस है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि एडजस्ट करने के लिए कुछ रूल्स बताए जाते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये आप जो है करंट ईयर लॉसेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे केस में कोई भी करंट ईयर लॉस नहीं है, अगर आपके केस में कोई भी करंट ईयर लॉस होगा तो जैसे यहां पर हमारी इनकम आती है वैसे ही आपका यहां पर लॉस आ जाता है और उसको आप एडजस्ट करेंगे जिस भी हेड की इनकम से आप करना चाहते हैं। तो हमारे केस में आप देख पा रहे हैं सैलरी इनकम, सैलरी के अंदर आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। वो कैपिटल गेन के अंदर आपका लॉस आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका लॉस आ सकता है, अदर सोर्सेज हेड में भी आपका लॉस आ सकता है, लेकिन जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी आपका लॉस कभी भी नहीं आता है। और वो जो लॉस है वो आप अकॉर्डिंगली जिस भी हेड से सेटअप करना चाहते हैं, अगर एज पर इनकम टैक्स आप सेटअप कर सकते हैं तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद शेड्यूल है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एडजस्टमेंट। तो कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के लॉसेज है जिनको हम प्रीवियस ईयर्स में एडजस्ट नहीं कर पाए, उनको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में कभी इनकम होगी तो हम उसको जो है एडजस्ट कर पाए। तो ऐसे में अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है वो आपके प्रीफिल्ड एक्सएमएल के जरिए आपके सामने यहां पर आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए प्रीफिल्ड एक्सएमएल के जरिए नहीं आते हैं तो आप मैन्युअली उनको जो है इनपुट जो है एंटर करेंगे। लेकिन हमारे केस में कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज यहां पर नहीं है तो ऐसे में कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एडजस्ट करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो ध्यान रखें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज में सिर्फ इंट्रा हेड सेम हेड के अंदर ही एडजस्टमेंट की जा सकती है, दूसरे हेड से आप सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपके इनकम टैक्स रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज को भी सेटअप करते हैं। और उसके बाद आपका आता है शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो मान लीजिए करंट ईयर के लॉसेज हैं और कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैं और वो लॉसेज एडजस्ट करने के बाद भी फिर से बच जाते हैं तो आप उनको क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ लिमिट्स दी जाती हैं, कुछ लॉसेज आपके 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लॉसेज आपके 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रूल्स जो हैं आपके उन्हीं के अकॉर्डिंग कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करते हैं, ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो ही आपके जो है करंट ईयर के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दिया जाता है। अदरवाइज आपके जो लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपके केस में यहां पर आपको बताना होगा कौन से ईयर में आपने जो है क्या आपकी डेट ऑफ फाइलिंग रही है इनकम टैक्स की, कितना आपका लॉस रहा है और हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहा है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा है, कितना आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में लॉस रहा है, वो सब आपको यहां पर मेंशन करना होगा। हालांकि ITI 2 के केस में बिजनेस प्रोफेशन का जो है इनकम नहीं इंक्लूड की जाती है तो यहां पर बिजनेस प्रोफेशन का लॉस भी आपको नहीं दिया गया है। उसके बाद शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बाद आपका आता है शेड्यूल 6A। शेड्यूल 6A जो कि बात करता है डिडक्शंस की। चैप्टर 6A जो कि बेसिकली आपने देखा था सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन जो आप क्लेम करते हैं वो आप चैप्टर 6A के जरिए क्लेम करते हैं, जिसमें आपकी LIC, जिसमें आपका मेडिक्लेम, जिसमें आपका जो है डोनेशन, जिसमें आपका एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट, रेंट, ये सभी डिडक्शंस आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हमारे केस में हमने जो है ऑप्शन नो सिलेक्ट किया है। हालांकि इस हेड को हम ऑलरेडी शेड्यूल को ITR 1 और ITR 4 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपका शेड्यूल आता है 80D।
शेड्यूल 80D भी कैसे फिल किया जाना है ITR 1 ITR 4 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे केस में कोई भी शेड्यूल 80D के तहत इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली हमने सेलेक्ट किया है। और अगेन यहाँ पर पेरेंट्स के लिए आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पे करते हैं, तो यहाँ पर हमारे केस में वो भी एप्लीकेबल नहीं है, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आता है डोनेशन। डोनेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक विद क्वालिफाइंग लिमिट, एक विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और इन दोनों में ही दो और तरह के डोनेशन होते हैं जो 50% अलाउेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं, और कुछ डोनेशन 100% एलिजिबल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है 80G के तहत जितने डोनेशन की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। हमारे केस में कोई भी 80G की डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। शेड्यूल 80GGA के तहत मैंने आपको बताया था साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन होती हैं जिनको आप पेमेंट्स करते हैं, डोनेट करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो डोनेशन जो है आप यहां पर क्लेम करते हैं। उसके बाद एक शेड्यूल बताया गया AMT, शेड्यूल अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स क्या होता है? बेसिकली जिनकी भी इनकम 20 लाख या 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है उनके केस में यह है जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है एप्लीकेबल होता है। जो इंडिविजुअल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनके केस में अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का प्रोविजन रखा गया है, और कंपनीज के केस में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट का प्रोविजन रखा जाता है। तो बेसिकली जो है जनरली यह कॉन्सेप्ट आपको कम ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक मिनिमम टैक्स आपको पे ही करना होता है, भले ही आपके बुक्स के अंदर लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, फिर भी आपसे जो है टैक्स की पेमेंट कराई जाती है। इसको हम इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन के तहत समझेंगे। तो यहां पर हमारे केस में जो है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके केस में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एप्लीकेबल है तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, आपको कुछ जो है खर्चे एड बैक करने होते हैं, कुछ इनकम लेस करनी होती है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, और उसके बाद क्या आती है, एक एडजस्टेड टोटल इनकम आती है, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम पर आपको 18.5% जो है मिनिमम टैक्स पे करना होता है। और इसका क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर्स के लिए दे दिया जाता है। जब भी आपको जो एक्चुअल टैक्स आपके ऊपर लगेगा, एप्लीकेबल होगा, तब आप इस मिनिमम अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का क्रेडिट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बुक प्रॉफिट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए। ITR 2 के केस में हम जो है बुक इनकम ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो है इनकम अंडर द हेड जो बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं आती है। तो मान लीजिए मेरी जो इनकम है, मेरी जो टोटल इनकम है, वो मेरी टोटल इनकम है 40 लाख रुपए। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मुझे कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं, कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती है, मेरी जो टोटल इनकम है वो रह जाती है 5 लाख रुपए। तो डिडक्शंस मिलने के बाद, एग्जम्पशंस मिलने के बाद मेरी इनकम हो गई 5 लाख रुपए, पहले मेरी इनकम थी 40 लाख रुपए। तो ऐसे में अगर वो जो एग्जम्पशंस है, वो डिडक्शंस है, वो आपकी अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के दायरे में आती है, तो वो एग्जम्पशंस जो डिडक्शंस है वो आपकी एड बैक कर दी जाएंगी। वो जो आपकी जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, और उस बेनिफिट को ना देने की वजह से जो आपकी टोटल इनकम बढ़ जाती है। मान लीजिए 35 लाख रुपए की जो हमने एग्जम्पशंस ली, डिडक्शंस ली, उसमें से 20 लाख रुपए की एग्जम्पशंस डिडक्शंस ऐसी थी जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के दायरे में आती थी, उनका बेनिफिट अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के लिए नहीं दिया गया। तो मेरी इनकम फिर से कितनी हो जाती है, 5 लाख प्लस 25 लाख, 30 लाख रुपए मेरी क्या हो जाती है, जो है एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाती है। ध्यान रखें मेरी टोटल इनकम तो 5 लाख ही रहेगी, लेकिन अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के लिए मुझे क्या निकालना होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम मेरी निकल कर आई 30 लाख रुपए। तो अब इनकम टैक्स कहता है कि एक तो आप अपनी टोटल इनकम पर टैक्स निकाले 5 लाख रुपए पर, और एक टैक्स निकाले एडजस्टेड टोटल इनकम पर 18.5% से, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो पे कर दीजिए। तो आपको यहां पर क्या करना है, टोटल इनकम जो है आपकी वो यहां पर ऑटोफिल्ड रहेगी। उसके अलावा जो आपने डिडक्शंस क्लेम की है अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, वो आपकी यहां पर आ जाती है, और ऐड करने के बाद जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी उस पर आपका 18.5% का जो है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद यहां पर शेड्यूल AMTC है, जो कि बेसिकली अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का क्रेडिट की बात करता है, जो कि आपको नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स के अंदर जो आपको क्रेडिट अलाउ किया जाता है। इन फ्यूचर जब भी आपका एक्चुअल टैक्स अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स से ज्यादा होगा, तो आपने जो भी अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे किया है उतना क्रेडिट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आता है, शेड्यूल SPI।
तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो भी आपके स्पेशल पर्संस की जो इनकम होती है, जो क्लबिंग की जाती है, स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा की, वो इनकम यहां पर आप एंटर करेंगे। नेम ऑफ द पर्सन, पैन नंबर ऑफ द पर्सन ऑप्शनल है, आधार ऑफ द पर्सन ऑप्शनल है, उसके साथ रिलेशन क्या है, वाइफ है, स्पाउस है या फिर चाइल्ड है, जो भी आपका रिलेशन है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो भी इनकम आपकी इनकम में क्लब की जाती है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, और किस हेड के तहत, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एग्जम्प्ट इनकम, वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब की जा रही है तो ऐसे में 1500 रुपए की एक डिडक्शन आपको दी जाती है, तो 1500 रुपए से ज्यादा जो इनकम है वही आप यहां पर एंटर करेंगे। इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड, एक्सेस ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड टू बी इंक्लूडेड। तो पर चाइल्ड आपको 1500 रुपए की डिडक्शन दी जाती है, उस डिडक्शन के बाद आपकी जो माइनर चाइल्ड की इनकम आती है वो आपकी इनकम में क्लब की जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है शेड्यूल एसआई, जिसके अंदर आपकी जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की जो इनकम होती है वो अलग से यहां पर आपको बताई जाती है। तो हमारे केस में हमने देखा था 15% जो है अंडर सेक्शन 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है, जिस पर टैक्स निकाला गया 325 रुपीज का। तो आप देखेंगे आपके केस में भी जो स्पेशल इनकम होगी उस पर अकॉर्डिंगली जिस भी हेड में आपकी स्पेशल इनकम है उस हेड के तहत यहां पर आपका जो है स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आता है शेड्यूल ईआई, शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम में आप देखेंगे जो भी इनकम आपकी एग्जम्प्ट है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। तो हमने देखा था डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम अप टू ₹10 लाख जो है आपका एग्जम्प्ट रहता है, तो यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपए तक की अमाउंट यहां पर जो एग्जम्प्ट रहती है, हमारे केस में एक 210 रुपए का डिविडेंड हमें मिला है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम यहां पर एंटर करते हैं। इंटरेस्ट इनकम जो आपकी एग्जम्प्ट रहती है, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो हमने देखा था वो एग्जम्प्ट रहता है। तो ऐसे में जो भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। बहुत सारे आपको हेड दिए गए हैं और किसी वजह से आपका जो है हेड में जो नहीं बताया गया तो आप यहां पर अदर एग्जम्प्ट इनकम में जो है ऐड करेंगे, जो भी आपकी नेचर ऑफ इनकम है। अगर मान लीजिए इन सेक्शंस के तहत आपकी जो इनकम आती है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज एनी अदर जो है आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो है नेचर ऑफ जो आपका अदर एग्जम्प्ट इनकम है उसको यहां पर मेंशन करेंगे और अमाउंट यहां पर आप मेंशन करेंगे। तो हमारे केस में और कोई अदर इनकम नहीं है, तो ऐसे में हम यहां पर कोई भी इनकम जो है सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो अदर एग्जम्प्ट इनकम के अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है भले ही आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि एग्जम्प्ट इनकम को भी आप डिक्लेयर करें। उसके बाद आता है शेड्यूल पीटीआई, जिसके अंदर बेसिकली जो है बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड के रिगार्डिंग जो है पास थ्रू इनकम होती है वो यहां पर मेंशन की जाती है, जो आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगी। शेड्यूल एफएसआई, शेड्यूल एफएसआई के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई आउटसाइड इंडिया इनकम है तो वो आप यहां पर मेंशन करेंगे, आप कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे, किस कंट्री से आपकी वो इनकम अराइज हुई है, वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका यहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वैसे ही टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है दूसरी कंट्रीज के लिए। किस हेड में आपकी इनकम फॉल करती है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी जो है आपकी यहां पर टोटल इनकम रहेगी, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया उस पर कितना टैक्स आपने आउटसाइड इंडिया पे कर दिया है, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, और बैलेंस जो आपका टैक्स पेबल है इंडिया में जो आपका आता है वो आपका यहां पर मेंशन होगा। और यहां पर एक रिलीफ दी जाती है, मान लीजिए आप ऑलरेडी जो है दूसरी कंट्रीज में टैक्स पे कर चुके हैं तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना नहीं होता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए दूसरी कंट्रीज में आपने टैक्स पे किया है तो ऐसे में क्या किया जाएगा, इंडिया के अंदर उस इनकम पर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा और दूसरी कंट्रीज में जो आप टैक्स पे कर चुके हैं उसकी आपको रिलीफ दी जाती है, छूट दी जाती है। तो टैक्स रिलीफ यहां पर अवेलेबल जो रहेगी आपकी COD विच एवर इज लोअर, तो जो भी दोनों में से कम होगी उतनी छूट आपको यहां पर दी जाती है। उसके बाद शेड्यूल TR जो कि बात करती है शेड्यूल ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया। तो अगेन इन केस ऑफ रेजिडेंट अगर आपने आउटसाइड इंडिया कोई टैक्स पे किया है तो उसकी छूट आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। शेड्यूल FA अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है आउटसाइड इंडिया या फिर कोई इनकम है आउटसाइड इंडिया किसी एसेट से, तो वो आप यहां पर मेंशन करेंगे किस कंट्री में आपकी एसेट है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे। अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसका नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। तो बेसिकली जो भी आपकी फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, उनकी डिटेल्स आपको यहां पर इस हेड के अंदर देनी होगी।
उसके बाद शेड्यूल 5A यहां पर आता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ रिसिप्ट्स बिटवीन स्पाउस गवर्न्ड बाय पोर्चुगेज सिविल कोड। तो मैंने आपको बताया था पोर्चुगेज सिविल कोड में क्या होता है, जो आपकी इनकम होती है वो आपकी स्पाउस के साथ शेयर कर दी जाती है, फिर उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो अगर आपके केस में मान लीजिए आप पोर्चुगेज सिविल कोड के अंदर आते हैं, तो आप जो इनकम होगी उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपकी आधी इनकम आपकी स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी, और ऐसे में आपको अपने स्पाउस का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर वो आपको मेंशन करना होगा, और किस हेड के अंदर आपने कितनी रिसीव की है और कितनी अपने स्पाउस के लिए अपोर्शन की है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। और उसी तरह जितना टीडीएस रिडक्ट किया गया है वो भी आपका अपोर्शन किया जाएगा इन दी हैंड ऑफ स्पाउस। उसके बाद आपका यहां पर आता है नेक्स्ट शेड्यूल एएल, जो कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करता है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में आपको अपनी जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, वो आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। ध्यान रखें यहां पर कोई बिजनेस एसेट्स या बिजनेस लाइबिलिटी आपसे नहीं पूछी गई है, क्योंकि इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। यहां पर आपसे जो है आपकी जो पर्सनल एसेट्स है उनकी डिटेल आपसे मांगी गई है, और जो स्पेसिफिक एसेट्स की रिगार्डिंग डिटेल मांगी गई है वही आपको यहां पर एंटर करनी है। और बेसिकली यहां पर आपसे कैपिटल एसेट्स की डिटेल मांगी जाती है। तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल एसेट्स है उसकी डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे। मूवेबल एसेट्स के अंदर जो भी आपकी कैपिटल एसेट्स में फॉलो होती है उसकी डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे। और अगर कोई लाइबिलिटी है उन एसेट्स के रिगार्डिंग, कोई लोन आपने लिया है बैंक से उन एसेट्स के रिगार्डिंग, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के केस में एप्लीकेबल है जहां पर जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उसके बाद यहां पर आपका आता है शेड्यूल डीआई। तो शेड्यूल डीआई के अंदर बेसिकली हमने देखा था जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो दो पार्ट्स में आपसे पूछी गई है, जो आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आपने इन्वेस्टमेंट की, और जो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 लॉकडाउन की वजह से जो आपको रिलीफ दी गई थी, जो आपका पीरियड एक्सटेंड किया गया था, उस पीरियड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको यहां पर अलग से एंटर करनी है। हमारे केस में यह एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने चैप्टर 6A के तहत कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की है। इन सब के बाद आपकी टोटल इनकम यहां पर कुछ इस तरह आ जाती है। सैलरी के अंदर आपकी 4,30,000 रुपए की इनकम है। कैपिटल गेन हेड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2,168 रुपए का। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज आपकी 5,102 रुपए है, जिसके अंदर हमारी इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और जो है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। उसके अलावा यहां पर हमारी एक एग्जाम्प्ट इनकम और रहती है जो कि एग्जाम्प्ट है। तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 4,37,270 रुपए, और जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया गया है आपका, यहां पर हमारा जो टोटल इनकम के अंदर टोटल इनकम बताई गई है 4,37,270 रुपए। इससे नेक्स्ट हमारा पार्ट भी है टैक्स ऑन टोटल इनकम, जिसके अंदर हमारी जो है टैक्स कैलकुलेशन की गई है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकाला गया 9,255 रुपए का। स्पेशल इनकम जो थी इक्विटी लिस्टेड शेयर्स के ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उस पर टैक्स निकाला गया 325 रुपीज का। हमारा टोटल टैक्स हो जाता है 9,580 रुपए। हमने देखा हमारी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो हमें एक रिबेट दी गई अंडर सेक्शन 87 है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9,580 रुपए के लिए। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है नील। और ऐसे में अगर हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो हमारा क्या है, फुल्ली रिफंडेबल रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारा जो रिफंड है 20,124 रुपए का, वो जो है कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो फुल रिफंड हमें यहां पर क्लेम किया जाएगा। उसके बाद यहां पर बैंक डिटेल आपकी आ जाती है। दो बैंक्स हमारे यहां पर मेंशन किए गए हैं। जिस भी बैंक के अंदर आप जो है रिफंड क्रेडिट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हम पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना रिफंड जो है रिसीव करना चाहते हैं, क्रेडिट कराना चाहते हैं, तो ऐसे में हम जो है पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करेंगे। आपके केस में अकॉर्डिंगली जिस भी अकाउंट के अंदर आप जो है इनकम टैक्स रिफंड लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नॉन रेजिडेंट के केस में आपको स्विफ्ट कोड, नेम ऑफ बैंक, आईबीएएन नंबर और कंट्री ऑफ लोकेशन जो है आपको यहां पर डिटेल देनी होती है। उसके अलावा यहां पर एक और डिटेल आपसे मांगी गई है कि ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम अगर आप किसी भी अकाउंट के अंदर बेनिफिशियल होल्डर थे, ओनर थे आउटसाइड इंडिया, या फिर साइनिंग अथॉरिटी थे, या फिर कोई इनकम थी आउटसाइड इंडिया, तो वो आपको यहां पर बताना होगा। हमारे केस में नो है, नो सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर आपके केस में यस है तो आप यस करेंगे और वो डिटेल्स अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। तो चलिए हमारा यहां पर टैक्स ऑन टोटल इनकम भी आ जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई इनकम टैक्स की पेमेंट की है, एडवांस टैक्स की पेमेंट की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है, वो चालान डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे।
अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो डिटेल आपकी यहां पर आ जाती है, अगर आपने प्रीफिल्ड एक्सएमएल के जरिए जो है यहां पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की है। अदरवाइज आपको मैन्युअली फॉर्म 26 एएस के जरिए यहां पर डिटेल फिल करनी होगी। तो हमारे केस में जो है प्रीफिल्ड है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो कि एम्प्लॉयर का है, उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हमारी 4,80,000 रुपीज है, और उस पर जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है 20,124 रुपए, वो हमारा यहां पर आ जाता है। उसके बाद अगर सैलरी के अलावा और किसी इनकम पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरेस्ट पर हुआ है, रेंट पर हुआ है, या फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत आपका जो है टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो ऐसे में वो डिटेल आपकी यहां पर फॉर्म 16A के जरिए जो है वो आपकी यहां पर टीडीएस 2 पार्ट के अंदर जो है फिल होंगी। हमारे केस में कोई भी टीडीएस ऐसा नहीं है, अगर आपके केस में है तो प्रीफिल रहेगा, अदरवाइज आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। उसके अलावा अगर फॉर्म 16B बेसिकली क्या होता है, जब 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे किया जाता है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो अगर आपकी रेंटल इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से 50,000 रुपए से ज्यादा है और सामने वाले व्यक्ति ने, टेनेंट ने जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो डिटेल आप यहां पर एंटर करेंगे। तो अगेन ये भी आपकी प्रीफिल्ड रहेगी अगर आप जो है प्रीफिल्ड एक्सएमएल के जरिए रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज आपको मैन्युअली जो है ये जो टीडीएस है एंटर करना होगा। तो इस तरह आप जो है टीडीएस शेड्यूल जो है फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपका यहां पर टीसीएस का ऑप्शन आ जाता है। अगर जो है टीसीएस कलेक्ट किया गया है आपसे तो वो अगेन आपका प्रीफिल्ड रहेगा, अदरवाइज आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। और लास्ट आपका टैब आ जाता है वेरिफिकेशन टैब। वेरिफिकेशन टैब के अंदर जो है आपसे वेरिफिकेशन ली जाती है कि आपने जो भी पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है। आपको यहाँ पर कैपेसिटी सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप खुद ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव, अगर एचयूएफ के लिए फाइल कर रहे हैं तो कर्ता, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहा है तो ऑथराइज सिग्नेटरी। तो हमारे केस में सेल्फ रिटर्न फाइल की जा रही है तो हम सेल्फ बटन को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद अब लास्ट में एक बार अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो हमारी रिटर्न प्रिपेयर की है जो हमने, वो सही प्रिपेयर की है या नहीं की है। तो ये देखिए, ये हमारी रिटर्न प्रिपेयर होकर आ जाती है, जिसको आप एक बार चेक कर सकते हैं अच्छे से। आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, फाइलिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, वो सभी आपकी यहाँ पर रहती है। टैक्स डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार प्रीव्यू के अंदर आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सही डिटेल्स फिल की हैं। उसके बाद आपको लास्ट फाइनली क्या करना होता है, सेव बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर टैब पर आपकी एरर्स आ जाती है। अगर कोई एरर आपकी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दैट मींस आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है और उस केस में आपको वो गलती ठीक करनी होगी। जैसे कि हमारे केस में बता रहा है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इज मैंडेटरी इन शेड्यूल एचपी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने कोई जो है हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन नहीं की है। तो शेड्यूल एचपी में हम देखते हैं कि हमारे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत इनकम है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर जो है सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम फिर से सेव करेंगे इसको। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि वो जो एरर्स हैं, तो चलिए हाउस प्रॉपर्टी में हमने नो कर दिया है। उसके बाद हमारी हाउस प्रॉपर्टी हेड की जो एरर्स है वो खत्म हो जाती है। एक एरर हमारी कैपिटल गेन हेड में आती है, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है, जब हमने देखा था कैपिटल गेन हेड को हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा था अगर कोई भी कैपिटल गेन अराइज होता है तो ऐसे में हमें कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम मान लीजिए फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिसकी एग्जेम्पशन रिडक्शन हम क्लेम करना चाहते हैं, वो हम किसी वजह से नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना होता है, कैपिटल गेन अकाउंट एक ओपन कराना होता है बैंक के अंदर, उसके अंदर वो पैसा डिपॉजिट कराना होता है। तो इसके अंदर यहां पर बेसिकली क्या है, अगर आपके केस में कैपिटल बैंक अकाउंट के अंदर आपने पैसा डिपॉजिट कराया है तो वो आप यहां पर एंटर करते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे केस में वो हम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी यह एरर जो है रिमूव हो जाती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 10 के अंदर अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर कहा गया वेदर एनी अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन। तो अगर आप कैपिटल गेन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं डिडक्शन के लिए, एग्जेम्पशन के लिए, तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत उसको डिपॉजिट कराना होता है विद इन ड्यू डेट। तो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है,
तो हमने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया है और इसके बाद जो है हमारी जो ये एरर है वो रिमूव हो जाती है और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो अगर आपके केस में कोई भी एरर नहीं रहती है तो आप जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो एक एक्सएमएल फाइल, यहां पर आप देख पा रहे हैं सेव एज ए टाइप, एक्सएमएल फाइल आपकी जनरेट हो जाती है और आप इसको जो है यहां पर सेव कर सकते हैं। तो आप जिस भी नाम से इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। एक डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है सबमिट का, एक डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है सबमिट का। तो अगर आप यहां से भी सबमिट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाती है जिसमें जो है आपसे आपकी ई फाइलिंग यूजर आईडी, ई फाइलिंग पासवर्ड आपसे पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रीफिल रहती है और अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के जरिए साइन कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में जो है डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं किया गया है तो हम इसको नो कर रहे हैं। तो उसके बाद आप इसको सीधा सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाती है और ITR-V जो है एक्नॉलेजमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है। हम यहां पर जो है मैन्युअली इसको सबमिट करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हुए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पर ही दिया गया है, अदरवाइज आप ई फाइलिंग के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैन नंबर, असेसमेंट ईयर जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद ITR फॉर्म कौन सा फिल कर रहे हैं आप, ITR 2, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और उसके बाद सबमिशन टाइप अपलोड XML। तो अपलोड XML पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप जो ई वेरिफिकेशन करेंगे, मैंने आपको बताया था जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं उसको ई वेरीफाई करना होता है, वो आधार OTP के जरिए करेंगे या फिर आप EVC कोड जनरेट करेंगे या फिर आप ई वेरीफाई लेटर बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम ई वेरीफाई लेटर करेंगे इसको और इसके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। या फिर आप जो है ई वेरीफाई करना ही नहीं चाहते हैं, ITR-V का प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर साइन करेंगे और उसको बंगलोर सेंड करेंगे एट दी एड्रेस सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंगलुरु 560500। तो हम जो है ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आई एग्री पर आपको जो है कंसेंट देनी होगी, कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, XML फाइल जो है वो चूज करनी है। जहां पर भी आपने अपनी XML फाइल को सेव किया है वहां से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं एक सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है कि आपकी जो ITR है वो जो है फाइल हो चुकी है और इसको बस आपको क्या करना है, ई वेरीफाई करना है। तो अगेन यहाँ पर यू हैव नॉट ई वेरीफाइड द ITR, क्लिक ऑन ई वेरीफाई। अगेन यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, माई अकाउंट के अंदर आपको ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो रिटर्न है 2021 के लिए वो पेंडिंग है, उसको आप जो है ई वेरीफाई करें। तो यहां पर हम ई वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है ऑप्शन दिया जाता है कि आप कैसे ई वेरीफाई करना चाहते हैं। आई ऑलरेडी हैव एन EVC, अगर आपके पास ऑलरेडी EVC है, आधार वेरिफिकेशन कोड है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है, तो सीधा आप यहां से ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास EVC नहीं है तो आप जनरेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप आधार OTP के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप आधार OTP के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है आई ऑलरेडी हैव एन EVC, तो आपके पास EVC कहां से आएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था माई अकाउंट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जनरेट EVC का। तो यहां से भी आप जनरेट EVC एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करेंगे और यहां पर ऑप्शन 1 का जो है यूज करेंगे और यहां पर उस EVC को सबमिट करेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि EVC आप वहां से जनरेट नहीं करते हैं, यहीं से जनरेट करना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पर भी EVC कोड जनरेट करके सीधा जो है अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए, बैंक अकाउंट नंबर के जरिए और डीमेट अकाउंट नंबर के जरिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए आपकी रिटर्न वेरीफाई कर दी जाती है, बैंक अकाउंट नंबर के जरिए आपकी EVC कोड जनरेट किया जाता है, उसके जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट नंबर के जरिए जो आपका शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए होता है उसके लिए आप जो है डीमेट अकाउंट नंबर का यूज भी कर सकते हैं। और मान लीजिए इन तीनों ही ऑप्शन का आप यूज नहीं करना चाहते, आधार के जरिए जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर्ड होगा उस पर आपको एक ई वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, वो आप यहां पर इसके जरिए जो है जनरेट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ, तो ऐसे में क्या होगा, एक आधार OTP जनरेट होगा, वो OTP है आपको यहां पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो जाती है। और एक बार जब आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद जो है आपकी वर्किंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समय के लिए इंतजार करना है, आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है और एक इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत जनरेट कर दी जाती है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस
कर चुका हूं। चलिए अब मैं देखना चाहता हूं मेरी रिटर्न जो है उसके रिगार्डिंग, तो यहां पर आप व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 2 जो है वो फाइल किया जा चुका है। एक्नॉलेजमेंट नंबर पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर और काफी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, जैसे कि ITR V एक्नॉलेजमेंट पेज आप देखना चाहते हैं, XML जो हमने फाइल की है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ITR फॉर्म बेसिकली ITR 2 जो हमने फिल किया है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। तो ITR V एक बार एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट जो आपकी है वो यहां पर जनरेट हो जाती है। तो कुछ इस तरह की एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाती है। ध्यान रखें पहले जो आपकी एक्नॉलेजमेंट होती थी ITR V होती थी उसके अंदर इनकम की डिटेल्स भी आपको बताई जाती थी, लेकिन अब नई एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपको आपकी इनकम डिटेल्स नहीं बताई जाती है, सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपने अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, रिटर्न फाइलिंग डेट आपको बताई जाती है, रिटर्न फाइलिंग फॉर्म आपको बताया जाता है, लेकिन इनकम की कोई भी डिटेल आपकी जो है ITR V के अंदर नहीं रहती है। तो ये जो ITR V आपकी है ये आप क्या करेंगे, इसको आप डाउनलोड करके सेव करेंगे, इन फ्यूचर ये जो है आपके काम आ सकती है। तो आई होप ITR 2 कैसे फाइल करनी है ये पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो जरूर हमसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ITR 3।